चलिए दोस्तों, मैंने नवंबर माह का करंट आप लोगों का कवर करवा दिया था। अब दिसंबर माह की करंट की सीरीज को लेकर के चलते हैं और आज इस दिसंबर माह की करंट के संदर्भ में पहला एपिसोड है। इसका दूसरा एपिसोड अगले दिन जो है अपलोड किया जाएगा। लेकिन आज इस दिसंबर माह के पहले एपिसोड के दरमियान हम लोग ओवरऑल सभी प्रकार की करंट, चाहे वो नेशनल इशूज हो, इंटरनेशनल इशूज हो, या इकोनॉमी से संबंधित हो, स्पोर्ट्स से हो, जितना भी तरह का करंट बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दूसरे एपिसोड में भी सभी तरह के करंट को कवर करते हुए संपूर्ण करंट अफेयर्स को दिसंबर माह का दूसरे एपिसोड में ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज के इस पहले एपिसोड के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक है? ऑप्शन ए 128वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 129वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 130वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 127वां संविधान संशोधन। दोस्तों, ये एक देश एक चुनाव के लिए जो संविधान में संशोधन विधेयक जो लोकसभा में पेश किया गया था, ये 129वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 129वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो है क्या होना है, तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होना है और उसके 100 दिन के भीतर पंचायत का भी चुनाव होना है। लेकिन इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाना है, तो एक न्यू आर्टिकल जोड़ना है। एक न्यू आर्टिकल जोड़ा जाएगा। कौन सा? एक न्यू आर्टिकल जोड़ा जाएगा। एक न्यू आर्टिकल जो जोड़ा जाएगा वह 82A है। 82A न्यू आर्टिकल जोड़ा जाएगा। इसके साथ जो है अमेंडमेंट होगा किसमें? 83, 172 और 327, इन तीनों में जो है संशोधन किया जाना है। और 82A एक नया जो है संविधान संशोधन जो है जोड़ना है, यानी कि 82A एक नया आर्टिकल जोड़ना है। वहीं पे 83, 172 और 327 में जो है संशोधन करना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किस रॉकेट के माध्यम से किया गया है? ऑप्शन ए PSLV C58 के द्वारा, ऑप्शन बी PSLV C59 के द्वारा, ऑप्शन सी GSLV F15 के द्वारा, और ऑप्शन डी LVM-3M4 के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोबा 3 जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सोलर मिशन है, इसको जो है PSLV C59 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। यदि बात करें GSLV C58 की, तो इसके द्वारा आप लोग जानते थे कि एक्सपोसेट को जो है लॉन्च किया गया। किसको? एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था। और GSLV F15 के द्वारा जो है इसरो का जो है सोमा मिशन NVS-02, कौन सा? NVS-02। और ये क्या है? इसरो का सोमा मिशन भी है। इसरो का सोमा मिशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि इसरो का सोमा मिशन कौन सा है? NVS-02 है, जिसको GSLV F15 के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। और जैसा कि यहाँ पे LVM-3M4 के द्वारा देखते हैं, तो इसके द्वारा चंद्रयान लॉन्च किया गया था। लेकिन यहाँ पे प्रोबा 3 की यदि बात आए तो वो PSLV C59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सेना में शामिल नागास्त्र वन क्या है? ऑप्शन ए स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन बी पनडुब्बी है, ऑप्शन सी वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, या फिर ऑप्शन डी युद्ध जनित टैंक है। दोस्तों, ये नागास्त्र वन जो विकसित किया गया भारत द्वारा, यह क्या है? एक प्रकार का स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। वहीं यदि इससे संबंधित एक और फैक्ट जान लीजिए। इसके अलावा एक और जो है सेना में शामिल किया गया है K9 वर्ज टी शामिल किया गया है। और ये क्या है? तो ये एक प्रकार का तोप है। K9 वर्ज टी एक प्रकार का तोप है जो सेना में शामिल किया गया है। और इसका निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माण किया है लार्सन एंड ट्रूबो ने। किसने किया है? लार्सन और ट्रूबो ने किया है। लार्सन और ट्रूबो ने इसका K9 वर्ज टी तोप का निर्माण किया है। किसने? लार्सन और ट्रूबो ने। जबकि नागास्त्र वन क्या है? तो स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन यदि एक और बात करें कि नागास्त्र की संख्या कितना विकसित की जाएगा, 480 नागास्त्र विकसित किए जाएंगे। कितना? 480। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3682, ऑप्शन बी 2633, ऑप्शन सी 3635 और ऑप्शन डी 3042। दोस्तों इसका सही आंसर है 3682 जो है हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार देश में बाघों की संख्या है। और ये जो संख्या जो है 2018 से 22 के दौरान जो है कितना परसेंट वृद्धि को दर्शाता है? ये 24.1% वृद्धि है। टोटल 24.1% वृद्धि है। और इस वृद्धि के उपरांत जो है देश में बाघ की संख्या कितना हो गया? 3682 हो गया। सर्वाधिक बाघ कहाँ है? तो सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा के पंचकुला से, ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा के पंचकुला से हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम में संशोधन करता है? ऑप्शन ए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957, ऑप्शन बी खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1967, या फिर ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में यह संशोधन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई थी? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी जस्टिस खन्ना, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। दोस्तों दिसंबर 2024 में जो एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह भारत के संसदीय इतिहास में जो पहली कार्रवाई थी वह जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है लाया गया था। और हाल में आप लोग जानते भी है कि जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद से जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है जो जानना जरूरी है। आर्टिकल 67 भारतीय संविधान का आर्टिकल 67 जो है राष्ट्रपति 67 जो है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट। और चूँकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? राज्यसभा का सभापति है। तो आर्टिकल 67 के तहत जो है क्या है? उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पर है भारतीय संविधान में? आर्टिकल 67 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम की, भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा की पानीपत, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इसका शुरुआत जो है बीमा सखी योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग, कहाँ पे? राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग की यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124(4) में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 125 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 126 में। दोस्तों इसकी जो है प्रक्रिया का उल्लेख है वह अनुच्छेद 124(4) में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में म्यूल हंटर AI नामक AI संचालित मॉडल किसने बनाया है? ऑप्शन ए सेबी ने बनाया है, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी SBI और ऑप्शन डी RBI। दोस्तों म्यूल हंटर AI नामक जो है AI संचालित मॉडल जो है हाल ही में RBI द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2024 का बेकॉम पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए देवनूर महादेव को, ऑप्शन बी सतीश धवन को, ऑप्शन सी आलोक शुक्ला को और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 2024 में जो बेकॉम पुरस्कार दिया गया था वह देवनूर महादेव को। किसको? देवनूर महादेव को। चलिए नेक्स्ट
स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड के अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अमरावती। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई में जो है देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सीरिया में विद्रोहियों द्वारा बशर अल असद सरकार का तख्ता पलटाने के उपरांत किसे अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद अल बशीर को, ऑप्शन बी हयात तहरीर अल शाम को, और ऑप्शन सी अबू मोहम्मद अल जुलानी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस तख्ता पलट के उपरांत अंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में जो है मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है। वहीं ये तख्ता पलट जो हुआ था वह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में था और इसका कमांडर कौन था, ये हुआ था अबू मोहम्मद अल जुलानी। यह हयात तहरीर अल शाम का कमांडर था कौन, अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसके नेतृत्व में ये सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। तो इन नामों को भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असत कथन को पहचानना है, यानी कि गलत कथन का पहचान करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है। ऑप्शन बी वर्ष 2030 में फीफा विश्व कप का आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। ऑप्शन सी वर्ष 2034 में फीफा विश्व कप का आयोजन सऊदी अरब में होगा। ऑप्शन डी वर्ष 2038 में फीफा विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 2038 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा इसका अभी जो है फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे भारत दे दिया था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। इन चीज़ों को याद रखना है कि 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, फीफा का 2026 में अमेरिका में, कनाडा और मैक्सिको में होगा। जबकि 2030 में कहाँ होगा, 2030 में होगा स्पेन में, पुर्तगाल में और मोरक्को में। वहीं पे 2034 में बात करें तो ये केवल और केवल सऊदी अरब में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को किस देश का शीर्ष नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी अजरबैजान और ऑप्शन डी पुर्तगाल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुवैत का शीर्ष नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से हाल ही में प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ मार्शल लॉ लागू करने के कारण यून सुक येयोल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी स्वीडन। दोस्तों जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया के जो है राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसके कारण जो है वहाँ की संसद ने क्या किया, इनके ऊपर जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। इनका नाम क्या था, यून सुक येयोल। कौन सा, यून सुक येयोल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर कितना करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए 2020-21, ऑप्शन बी 21-22, ऑप्शन सी 22-23, ऑप्शन डी 23-24। दोस्तों इसका जो है आधार वर्ष 11-12 के स्थान पर 22-23 करने का निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के लिए जमानत, अगला प्रश्न है कि किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए 1,80,000, ऑप्शन बी 2 लाख रुपया, ऑप्शन सी 2.5 लाख रुपया या ऑप्शन डी 3 लाख रुपया। दोस्तों हाल ही में जो है 1,60,000 से बढ़ा करके ये कितना राशि कर दिया गया है, 2 लाख रुपया कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्र 2025 हेतु केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलिंग कोपरा, देखिए कोपरा दो प्रकार का होता है, एक मिलिंग कोपरा होता है, एक बॉल कोपरा होता है। क्या होता है, एक मिलिंग कोपरा, एक बॉल कोपरा होता है। ठीक है, तो कहता है कि मिलिंग कोपरा का कितना MSP निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 11,160 रुपया प्रति क्विंटल,
ऑप्शन बी 11,582 रुपया प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 12,000 रुपया प्रति क्विंटल और ऑप्शन डी 12,100 रुपया प्रति क्विंटल। दोस्तों इसका जो मिलिंग कोपरा है उसका दाम 11,582 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं यदि बॉल कोपरा की बात करें तो वो कितना है, बॉल कोपरा की 12,100 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन के किस क्षेत्र में स्वर्ण खदान का सबसे विशाल भंडार मिला है। ऑप्शन ए पिंगजियांग काउंटी, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी शंघाई और ऑप्शन डी वुहान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पिंगजियांग काउंटी में जो है चीन के क्षेत्र में जो है स्वर्ण खदान का सबसे विशाल भंडार मिला है। और इस दृष्टिकोण से जो है चीन स्वर्ण उत्पादन में पहला स्थान रखता है। चीन स्वर्ण उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है, तो ये चाइना रखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र से निलंबित कर दिया है। किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने किया है। इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देशों के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में या ऑप्शन डी 1994 में। दोस्तों इस पर समझौता जो हुआ था वो 1994 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के डी गुकेश या गुकेश डी ने किसे हराकर सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बना है। ऑप्शन ए फेबियानो कारुआना, ऑप्शन बी हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन और ऑप्शन डी डिंग लिरेन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिंग लिरेन, जो कि चीन के हैं। इन्हीं को हरा करके जो है भारत के डी गुकेश ने जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये प्रश्न जो है हाल ही में बीपीएससी द्वारा आयोजित डीएसओ एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन ए हू के द्वारा, ऑप्शन बी यूनिसेफ के द्वारा, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी आईएमएफ के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है WHO के द्वारा हाल ही में जो है विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुछ और बातें कही गई है, चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया में कुल टोटल जो मामले हैं मलेरिया के वो कितना है, 263 मिलियन है। कितना है, 263 मिलियन दुनिया में कुल मलेरिया के मामले हैं। वहीं यदि बात करें तो भारत ने वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत क्या किया है, तो 2000 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों की घटनाओं में जो है 87% की कमी हासिल किया है। भारत में जो है 87% की कमी देखने को मिला है। कब से, 2000 से 2023 के बीच। ठीक है, 2000 से 2023 के बीच भारत में 87% की कमी मलेरिया के क्षेत्र में देखने को मिला है। जबकि अभी दुनिया में कितना मलेरिया से ग्रसित लोग हैं, तो 263 मिलियन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों हाल ही में जो है ट्रांस पैसिफिक साझेदारी का जो है 12वां सदस्य जो बना है वो ब्रिटेन बना है। कौन बना है, ब्रिटेन बना है। और इसका जो है हाल ही में एक बैठक हुआ था, उस बैठक के दरमियान जो है ट्रांस पैसिफिक साझेदारी ट्रांस पैसिफिक के अध्यक्ष के रूप में जो है किसको, यूएसए अर्थात अमेरिका को चुना गया। जबकि उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, उपाध्यक्ष के रूप में जो है इंडिया को चुना गया। उपाध्यक्ष के रूप में इंडिया को, जबकि अध्यक्ष के रूप में यूएसए को चुना गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिखाइल केवलेशविली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी स्पेन। दोस्तों इसका सही आंसर है, यहाँ 2 बार स्पेन लिखा गया है, तो इसका सही आंसर है जॉर्जिया। जॉर्जिया के जो है राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल केवलेशविली को जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सागर का पूर्ण रूप क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सागर का पूर्ण रूप क्या है। सागर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सेक्रेटरी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ऑप्शन बी सोसाइटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन,
ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सागर का जो पूर्ण रूप है वह है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मनमोहन की नियुक्ति की गई है। इससे पूर्व वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? इस तरह के प्रश्न बीपीएससी और बिहार एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मनमोहन की नियुक्ति की गई है, तो इससे पूर्व वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए कह रहा है मुंबई हाईकोर्ट, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी पटना उच्च न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह दिल्ली उच्च न्यायालय है। इससे पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम जी है। ऑप्शन बी इसके अनुसार कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन बी लोकुर है। ऑप्शन सी ओडिशा का राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति है। ऑप्शन डी मिजोरम का राज्यपाल वीके सिंह है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका चारों ऑप्शन सही मैच है, और तो इस वजह से गलत कथन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है। यानी कि आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मदन बी लोकुर को नियुक्त किया गया है। वहीं ओडिशा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हरि बाबू कंभमपति को नियुक्त किया गया है। और मिजोरम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वीके सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावे एक और चीज़ याद रखना है कि हाल ही में जो है मणिपुर का राज्यपाल, कहाँ का? तो मणिपुर, चूँकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी आर्टिकल 356 के तहत लगा था, और यहाँ का जो है राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को बनाया गया था। इसको अजय कुमार भल्ला को। इन चीज़ों को भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सूर्यबाला को, ऑप्शन बी पुष्पा भारती को, ऑप्शन सी ज्ञान चतुर्वेदी को, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 34वां व्यास सम्मान की यदि बात करें तो यह सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है, यानी कि सूर्यबाला को जो है 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूर्यबाला का उपन्यास जो है वह कौन सा है? किस उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये एक उपन्यास है जिसके लिए जो है सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वहीं यदि बात करें 33वां व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को जो है सम्मानित किया गया था, और 32वां व्यास सम्मान जो दिया था वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया? किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। ऑप्शन ए स्ट्रीन किरे को, ऑप्शन बी महेंद्र मलंगिया को, ऑप्शन सी गगन गिल को, ऑप्शन डी मुकेश थाली को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गगन नील को जो है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। और इसका जो कविता था वो क्या था? इसका कविता जो है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं यदि बात करें इंग्लिश के लिए किसको सम्मानित किया गया है? इंग्लिश के लिए सम्मानित किया गया है किसको? स्ट्रीन किरे को इंग्लिश के लिए सम्मानित किया गया है। और इसका उपन्यास जो था वह क्या था? एस्प्रिट नाइट था। क्या था? एस्प्रिट नाइट इसका उपन्यास है, उसके लिए स्ट्रीन किरे को अंग्रेजी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं महेंद्र मलंगिया की बात करें तो इनको जो है मैथिली भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिसंबर 2024 में किसे फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए अलीसा नायहर को, ऑप्शन बी विनीसियस जूनियर को, ऑप्शन सी कार्लो एंचेलोटी को, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनीसियस जूनियर को चुना गया है। ये कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। वहीं यदि बात करें, या पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर होगा, लेकिन यदि महिला की बात करें, महिला में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है, तो वह एतेना बोनामाती को, किसको? एताना बोनमाती को चुना गया है। एताना बोनमाती की, ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी लिसा सू, ऑप्शन सी कैटलिन क्लार्क, ऑप्शन डी जो बाइडेन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया है। जबकि लिसा सू की बात करें तो इसे जो है टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, कौन सी? टाइम सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं कैटलिन क्लार्क की बात करें तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम एथलेटिक ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? कैटलिन क्लार्क को। जबकि टाइम सीईओ लिसा सू को। वहीं पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। किसके संदर्भ में? तबला वादक जाकिर हुसैन के संदर्भ में। इसके संदर्भ में पहला ऑप्शन है कि 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका में निधन हुआ। उन्होंने 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिनमें से 3 ग्रैमी वर्ष 2024 में जीते। ऑप्शन सी कह रहा है उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में पद्म श्री तथा वर्ष 2002 में पद्म भूषण दिया गया। ऑप्शन डी, इन्हें वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों इसमें जो है इनको जो है वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से नहीं, बल्कि वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस अनुसार जो है हमें गलत कथन की पहचान करना था, तो गलत कथन ऑप्शन डी है। इसके संबंध में बाकी स्टेटमेंट को भी याद रखना है कि 73 वर्ष की आयु में इनके निधन कहाँ हो गया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हो गया था। जबकि उन्होंने 5 ग्रैमी पुरस्कार जीता, जिनमें जो है 3 ग्रैमी जो है लगातार 2024 में जीते। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में जो है पद्म श्री, जबकि 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 2023 में जो है उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है। पूर्व में वे कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए हरियाणा के, ऑप्शन बी पंजाब के, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ओम प्रकाश चौटाला इससे पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को 93 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। उनके बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनमोहन जी के बारे में विचार करना है। चलिए पहला स्टेटमेंट सुनते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मई 2004 से मई 2014 तक कांग्रेस सरकार में लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे। ऑप्शन बी, उनका जन्म अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन सी, 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे। ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन चौथा कह रहा है कि उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को निगम बोध घाट पर किया गया। अब कह रहा है कि उपर्युक्त दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें। केवल 1, 2, 3 सही है, या केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी, केवल 2, 3, 4 सही है, या उपर्युक्त में से सभी सही है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह इस उपर्युक्त दिए गए सभी कथन सही है। और इन फैक्ट को याद भी रखना है कि वो 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार में लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे थे। उनका जन्म जो हुआ था अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 1991 से 96 तक ये वित्त मंत्री रहे थे। और उनका अंतिम संस्कार जो होता है वह निगम बोध घाट पर 28 दिसंबर को किया जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है जिन्हें जानना जरूरी है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। चलिए उन फैक्ट्स को देखते हैं। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि वो लगातार 6 वर्ष तक लगातार जो है 6 वर्ष तक जो है राज्यसभा
के लिए निर्वाचित थे। उनके निधन पर 7 दिन का जो है 7 दिन का क्या रखा गया, शोक रखा गया। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था, राजकीय शोक घोषित किया गया था। ठीक है, राजकीय शोक 7 दिन का जो है घोषित किया गया था। 6 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके बाद जो है 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला था। 1987 में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। पद्म विभूषण कब किया गया, प्रदान किया गया था? पद्म विभूषण 1987 में। और 1998 से 2004 तक, कब? 1998 से 2004 तक जो है ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। राज्यसभा में क्या थे? विपक्ष के नेता थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। तो एक बार और फैक्ट्स को जान लेते हैं। लगातार 6 बार जो है राज्यसभा के लिए ये नियुक्त हुए या निर्वाचित हुए। 7 दिन इसके जो है मृत्यु उपरांत 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। उसके बाद 1987 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1998 से 2004 तक ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से देश के कुल 17 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो 17, जिनमें से बिहार से कौन शामिल थे? कह रहा है कि बिहार से कौन शामिल थे। ऑप्शन है सौरभ कुमार, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सांची अग्रवाल, तीसरा गोल्डी कुमारी, चौथा ऋषि कुमार। और उपर्युक्त दिए गए ऑप्शन के आधार पर सही कूट की पहचान करना है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी सही है। दोस्तों 17 बच्चों को जो पुरस्कृत किया गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, इनमें बिहार से 2 बच्चे शामिल थे। बिहार से कितने बच्चे शामिल थे? 2। एक थे कौन? सौरभ कुमार और एक थे गोल्डी कुमारी। कौन थी? सौरभ और गोल्डी। अर्थात ऑप्शन ए और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही है। यदि बात करें सौरभ कुमार की, तो सौरभ कुमार को जो है वीरता के लिए बाल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? वीरता के लिए दिया गया। और इनका संबंध जो है वह कहाँ से है? शेखपुरा से है। इनका संबंध कहाँ से है? सौरभ कुमार की शेखपुरा से, और इनको वीरता के लिए दिया गया। जबकि गोल्डी कुमारी की बात करें तो गोल्डी कुमारी की यदि बात करें, किसकी बात करें? गोल्डी कुमारी की यदि बात करें, गोल्डी कुमारी की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है? नालंदा से है। इनका संबंध कहाँ से है? नालंदा से है। और इनको जो दिया गया है वह किसके लिए दिया गया है? खेल के लिए ये सम्मान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए दिवसों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित जो है उनको पहचान करना। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, ऑप्शन डी 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनका जो है चारों स्टेटमेंट सही मैच है, और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूँकि गलत स्टेटमेंट पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और इन चीज़ों को याद रखना है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रूप में दिए गए पुस्तक एवं उसके लेखक में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए कह रहा है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, किसने लिखा है? नजमा हेपतुल्ला ने लिखा है। ऑल दिस लव किसने लिखा है? आशीष बगरेचा ने लिखा है। ऑप्शन सी हर स्टोरी निकिता ठाकुर ने। ऑप्शन डी विंड एंड ट्रूथ ब्रेंडन सैंडरसन ने लिखा है। या ऑप्शन ई व्यू फिंडर ए मेमोइर किसने लिखा है? तो गगन गिल। दोस्तों इसका जो चूँकि गलत स्टेटमेंट पहचान करना है तो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि गगन गिल अभी हम लोगों ने देखा था साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था हिंदी भाषा के लिए, और इनका पुस्तक का नाम क्या था? जब तक आई बाहर। इनका पुस्तक का नाम था नॉट व्यू फिंडर ए मेमोरियल था। इस अनुसार जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाता है। लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि ये व्यू फिंडर ए मेमोरी किसकी पुस्तक थी। तो इसका सही नाम होगा अमोल पालेकर की ये पुस्तक है। किसकी है? अमोल पालेकर की। अमोल पालेकर की। इन 5 पुस्तकों के को याद रखना है और इसके नाम को भी। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी किनका है? नजमा हेपतुल्ला का है। वहीं यदि बात करें ऑल दिस लव किसका है? आशीष बगरेचा का है।
हर स्टोरी किसका है? निकिता ठाकुर का है। विंड एंड ट्रूथ किसका है? ब्रेंडन सैंडरसन का है। और व्यू फाइंडर ए मेमोयर किसका है? तो अमोल पालेकर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई, यहाँ पे जो है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, खोजी गई नई डैम सेलफिश प्रजाति की खोज हुई है कहाँ पे? हाल ही में यहाँ पे हो जाएगा कहाँ, हाल ही में कहाँ नई डैम सेलफिश प्रजाति की खोज हुई है? ऑप्शन ए मालदीव में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ऑप्शन डी भूटान में। तो ये नई डैम सेलफिश प्रजाति की खोज जो हुई है वो मालदीव में हुआ है। इस प्रकार से हमने आज इस पार्ट 1 के अंतर्गत सभी प्रकार की करेंट को कवर करने का कोशिश किया। इसका कल जो है या नेक्स्ट डे जो है पार्ट बी आएगा और इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके हम पूरा दिसंबर माह की करंट को कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।